हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य एकल शासन के अंतर्गत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक साथ लाने वाला पहला सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था, जिसने 322 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य काल के बारे में अधिकांश परिचय दो मुख्य स्रोत से प्राप्त होता है। कौटिल्य चाणक्य अथवा चाणक्य जिसको बोला जाता है द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, उसके द्वारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। और दूसरा है आपका मेगास्थनीज द्वारा इंडिका, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज, जिसने सेकुलस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ने मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति की सबसे बड़ी कृतियों में से एक और चीनी यात्री फहियान ने मौर्य महलों को देवता के स्मारकों के रूप में वर्णित किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए अशोक की भूमिका पर दीपवामसा और महावामसा सिलोनिका तिथि ग्रंथ में प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 397 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक की सहायता से नंदा वंश को उखाड़ फेंकने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। वह बिंदुसार के दरबार में मंत्री भी थे। सेकुलस निकेटर सिकंदर का एक यूनानी सेनापति था जो मैसेडोनिया से आया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद मैसेडोनियन द्वारा नियंत्रित बृहत भारतीय क्षेत्र सेनापति सेल्यूकस के हाथ में आ गया था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 ईसा पूर्व में हरा दिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें चंद्रगुप्त ने बलूचिस्तान, पूर्व अफगानिस्तान और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र का अधिग्रहण किया और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की। बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी और युद्ध संपत्ति मिली। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। वे राजनीतिक एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे। चंद्रगुप्त जैन बन गए और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला गोला गए। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका आते हैं बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने कलिंग को छोड़कर वर्तमान भारत के अधिकांश राज्यों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यूनानी बिंदुसार को अमित्रोचित या अमित्रघात के रूप में जानते थे। वे आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। फिर उसके बाद आता है अशोक आते हैं 273 से 235 ईसा पूर्व। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक थे। वह पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, ये इम्पोर्टेंट है, और ब्राह्मणी लिपि में थे, ठीक है। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इन शिलालेख में अशोक स्वयं को देवमय पियाधीश के रूप में संदर्भित किया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसका अर्थ है भगवान को प्रिय। अशोक स्तंभों का मुख्य उद्देश्य प्रायः चुनार बलुआ पत्थर से बना होता था। पूरे मौर्य साम्राज्य में बौद्ध विचारधारा और राज्यसभा संबंधी आदेशों का प्रसार करना था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों की गुड लिपि समझने में सहायता प्राप्त की।
कलिंग का युद्ध तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम अशोक के जीवन 231 ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने धर्म यानी कि जिसको संस्कृत धर्म का प्राकृत रूप है का प्रचार शुरू किया। इसमें एक ईश्वर की पूजा अथवा यज्ञ करना शामिल नहीं था। ठीक है। अशोक ने नए धर्म महात्मा अधिकारी को नियुक्त किया, यानी कि धर्म के लिए उन्होंने क्या किया था, महात्मा अधिकारी को नियुक्त किया, जिन्हें अशोक के धर्म का संदेश फैलाने के लिए पूरे साम्राज्य में भेजा गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर अंकित किया। अपने उत्तराधिकारियों को संदेश दिया कि वे उनके संदेश को उन लोगों को पढ़ के जो स्वयं इसे नहीं पढ़ सकते सुनाए या पढ़े। भारतीय गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह को अशोक के स्तंभ की सेध की राजधानी से अपनाया गया है, जो सारनाथ में स्थित है। यह अशोक द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन अथवा बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्मरण में बनाया गया था। रामपुरवा बिहार में मौर्य स्तंभ रामपुरवा बेल था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप अशोक स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपरावा स्तूप सबसे पुराना है। संघ को मजबूत करने के लिए पाटलिपुत्र में 3 बौद्ध परिषद की स्थापना की। इसके बाद आते हैं अंतिम मौर्य। बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। 185 ईसा पूर्व में उनके रक्षक ब्राह्मण सेनापति पूर्व मिश्र शंगु ने उनकी हत्या कर दी, सिंहासन पर कब्जा किया और उन्होंने शंगु वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों की राजधानियों में विभाजित था: तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंग। तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। चूंकि साम्राज्य इतना विशाल था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया गया। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। अधिकारियों को किसानों, चरवाहों, शिल्प व्यक्तियों और व्यापारियों से कर एकत्र करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो क्षेत्र के गांवों कस्बों में रहते थे। सम्राट ने शाही परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से उन सभी का संचालन करते थे। शाही राजकुमारों को प्रायः प्रांतों के राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, जो तक्षशिला अथवा उज्जैन जैसे एक प्रांतीय राजधानी से शासित होते थे। मंत्री परिषद नामक मंत्रियों की एक परिषद प्रशासन के मामले में राजा की सहायता करती थी। जन सेवकों को अमात्य के रूप में जाना जाता था, जिन्हें प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता था। समर्थ राजस्व विभाग का प्रमुख विभाग के सभी राजस्व के संग्रह का प्रभारी था। सानिध्य राज्य कोषागार और भंडार गृह के मुख्य संरक्षक थे। वाणिज्य और उद्योग, सीमा शुल्क, विदेशी मामलों, वजन और माप आदि को आदियाक्ष के रूप में जाना जाता था। जिला प्रशासन राजकों के अधीन था, जिन्हें बदले में युक्तारों अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पंच चिन्हित सिक्के मौर्य युग में पाए गए थे। तो ये था ऑल अबाउट मौर्य साम्राज्य।